पढ़ेंगे कैसे कैसे हमारा इसका चलेगा। सबसे पहले हम लोग आर्ट एंड कल्चर में दो चीजों को जानेंगे, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये दो वर्ड अक्सर आपको सामने आएंगे, संस्कृति एंड सभ्यता। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो कल्चर जो होता है उसके दो सब पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक कल्चर जिसे हम कह सकते हैं इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसे हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, इनटेंजिबल या नॉन फिजिकल चीज। जैसे अगर हम बात करें लैंग्वेज या भाषा, जो अभी मैं आपसे बोल रहा हूं तो इसे आप फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते कि हाँ कि हमें इतना नॉलेज मिला या ये सारी चीजें हमने जानी। लेकिन आप लोग ये नहीं कह सकते कि हमने आज इतने वर्ड्स का ज्ञान ले लिया, 800 वर्ड्स या 2000 वर्ड्स। तो ये सारी चीजें क्या होती है, इनटेंजिबल होती हैं। तो कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो इनटेंजिबल होता है, और दूसरा क्या होता है टेंजिबल, जिसको हम टच कर सकते हैं। जैसे टेम्पल हो गया, ऐसे ही आपने दिल्ली के आसपास बहुत सारी बिल्डिंग है, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ताजमहल, ये सब हमारे कल्चर का पार्ट है। इन चीजों को हम टच कर सकते हैं, इसका मतलब ये लोग फिजिकल चीज है। तो फिजिकल चीज को आप टच कर सकते हो और नॉन फिजिकल को, इनटेंजिबल को आप टच नहीं कर सकते। जैसे हमारा लैंग्वेज, हमारे कल्चर में बहुत सारे ट्रेडिशन जिनको हम बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं, जैसे मोरल वैल्यू कि भाई बड़ों के पैर छूने चाहिए, ये सारी मोरल वैल्यू भी हमारे कल्चर को डेवलप करती है। तो सबसे पहली बात, किसी भी कल्चर को डेवलप करने के लिए वहां की सोसाइटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसी सोसाइटी होगी वैसा कल्चर होगा, और सोसाइटी के साथ साथ वहां की ज्योग्राफी या क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ज्योग्राफी के बेस पे किसी कल्चर को देखें, एक एरिया ऐसा है जहां पर टेम्परेचर ज्यादातर टाइम गर्म रहता है, या ट्रॉपिकल आप ले सकते हो। जैसे इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, साल में 8 मंथ से ज्यादा हमारे देश में टेम्परेचर हाई रहता है, गर्मियां रहती है, समर रहता है। वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्री, जहां पर ज्यादातर टाइम टेम्परेचर लो होता है, कोल्ड एरिया है, एक हॉट एक कोल्ड एरिया। तो इन दोनों के कल्चर में काफी डिफरेंस होगा। जैसे ट्रॉपिकल एरिया में आपको वार्म वेलकम नहीं दिखेगा, मतलब हैंड शेक नहीं दिखता। उसका रीजन होता है पहले से ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है और इरिटेशन आती है किसी को टच करने में, इसलिए वहां पर वार्म वेलकम नहीं, नमस्ते जी चलता है। जैसे हमारे देश में चलता है तो अपने ही दो हाथ जोड़ लेते हैं, उसी से काम चल जाता है, किसी के एनर्जी को लेने का मन नहीं करता। लेकिन वेस्टर्न कंट्रियों में क्योंकि कोल्ड ज्यादा है, इसलिए वहां पर आपको मिलेगा वार्म वेलकम। वार्म वेलकम की बात वहां पे होगी, गर्मजोशी की बात होगी। यहाँ पे बोलेंगे अरे रहने दो, गर्मजोशी बहुत हो गया, वैसे इरिटेशन हो रही है और आप लोग और टच करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे ट्रॉपिकल एरिया में या इंडियन कल्चर की बात करें, यहाँ पर एल्कोहल को बुरा माना जाएगा। उसका रीजन है पहले से ही बॉडी के अंदर गर्मी है, और एल्कोहल जैसे ही आप लेते हो तो और ज्यादा गर्मी आती है, इसलिए हमारे कल्चर में एल्कोहल को प्रमोट नहीं किया जाता।
मतलब उसे एक नेगेटिव नजर से देखा जाता है। वहीं आप कोल्ड वाले या वेस्टर्न कंट्रियों में देखे होंगे तो यहाँ पर अल्कोहल नॉर्मल चीज है, क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए अल्कोहल की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही केस होता है नॉन वेज को लेके, नॉन वेज को अलाउ नहीं किया जाएगा ट्रॉपिकल कंट्री में। उसका रीजन, इससे भी बॉडी गर्म होती है। तो इनकी मोरल वैल्यू में या इनके रिलीजन में ये सारी चीज इंक्लूड होगी कि नॉन वेज गलत होता है, लेकिन इनके यहाँ नॉन वेज अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं जिस ज्योग्राफी में, जिस टेम्परेचर में आप लोग रहते हो, उसका इम्पैक्ट आपके कल्चर पे भी पड़ता है। तो इंडियन कल्चर ट्रॉपिकल एरिया में होने की वजह से उसमें भी ये सारी चीजें आई। तो ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जैसी ज्योग्राफी होगी वैसी सोसाइटी की वैल्यू बनेगी। तो कल्चर कहीं ना कहीं सोसाइटी से आता है, और सोसाइटी का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग जो ग्रुप में आ जाएं उसी को हम क्या कहते हैं, सोसाइटी। तो ये लोग जिस क्लाइमेट में रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनके थॉट आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये अपनी चीजों को अपनाते हैं, और फिर कल्चर में उन्हीं चीज का डेवलपमेंट होता है। तो ऐसे कहीं ना कहीं सबके कल्चर में चीजें बनती हैं। और अगर आपको किसी सोसाइटी को जानना है तो सबसे अच्छा तरीका है उसके कल्चर को देख लो। उसके कल्चर में क्या देख सकते हो, उनकी कुछ हेरिटेज, कुछ बिल्डिंग, कुछ मॉन्यूमेंट्स जो उन्होंने बनाए होंगे, उससे आप उस सोसाइटी को जान सकते हो। जैसे हमारे देश में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, ताजमहल है, ये शो करता है कुछ चीजें, कुतुब मीनार है, ये भी कुछ चीजें बात बताता है, साथ में गोल्डन टेम्पल है। ये सारी हमारी हेरिटेज जो हमारे पूर्वजों ने बनाई। या साउथ इंडिया में बहुत बड़े बड़े टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल, या एमपी के पास खजुराहो टेम्पल। ये सारी चीजें हेरिटेज हमारे कल्चर को एक तरीके से दिखाती हैं। तो किसी भी सोसाइटी में डीप लेवल पर जो वैल्यूज होती हैं उसी को हम कहते हैं कल्चर। और इस कल्चर को शो करने के तरीके आपको पिलर्स के रूप में, आपको टेम्पल के रूप में, रिलीजियस या नॉन रिलीजियस, साथ में टेक्स्ट बुक के रूप में आपको दिख सकते हैं। पिलर्स में हमें पता है कि भाई अशोक ने बहुत सारे पिलर बनाए, इनमें से एक पिलर काफी ज्यादा फेमस हुआ, सारनाथ, जो हमारे देश का नेशनल एम्बलम भी है, जहां पर 4 शेर पीसफुल पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो ये सारे चीजें हमारे कल्चर को बनाती हैं, और फिर उसी से जुड़ जाते हैं हमारे फेस्टिवल। हम लोग जो भी फेस्टिवल मनाते हैं वो भी सारी चीजें आपके कल्चर को शो करती है। जैसे इंडिया में ज्यादातर फेस्टिवल तब मनते हैं जब क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में फार्मर का एक बड़ा रोल है, और हमारी सोसाइटी काफी ज्यादा डिपेंड है एग्रीकल्चर पर। इसलिए हमारे देश में ज्यादातर फेस्टिवल आप देखेंगे तो जैसे ही क्रॉप हार्वेस्ट होगी उसके बाद आपका फेस्टिवल मनेगा। जैसे अभी दिवाली आने वाली, तो इसका मतलब आपकी जो पैडी की क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में वो कट जाएगी। पैडी की क्रॉप कटेगी तो फार्मर के पास पैसा होगा, पैसा होगा तो वो फेस्टिवल बना पाएगा। और जब फार्मर के पास पैसा ही नहीं है तो फेस्टिवल किस बात का। ऐसे ही जब सर्दियों के टाइम वीट की क्रॉप, गेहूं वाली जो क्रॉप होती है उसका हार्वेस्टिंग होता है, उसके बाद होली मनती है। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में एग्रीकल्चर का एक इंपॉर्टेंट रोल है, जो हमें इस चीज के बारे में बताती है कि भाई कैसे हमारी सोसाइटी में नई नई वैल्यू या नई नई चीजें आई। तो ये हमने कुछ पैरामीटर देखे जिसके बेस पे आप किसी सोसाइटी के कल्चर को जान सकते हो। पहला हमने देखा ज्योग्राफी,
दूसरा हमने देखा हेरिटेज, तीसरा हमने देखा फेस्टिवल, और चौथा सोसाइटी में रहने वाले लोग। इंडियन सोसाइटी की बात की जाए तो हमारी सोसाइटी काफी ज्यादा मिक्स वाली है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से इस सोसाइटी में कुछ ना कुछ चीजों को ऐड किया। जैसे एंशियंट टाइम में सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आई। उन लोगों ने नेचर की वर्शिप को काफी ज्यादा फेमस किया, और आज के टाइम भी हम बहुत सारे नेचर की वर्शिप करते हैं, जैसे प्लांट की पूजा हो, या बिहार के अंदर छठ पूजा हो जिसमें सन की एक तरह से वर्शिप की जाती है। वो सारी चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन से कहीं ना कहीं हमें मिली। फिर उसके बाद हमारी सोसाइटी में आर्य लोगों का आना हो। आर्य लोग जब आए तो अपने साथ कुछ वेद लेके आए, और उनके जो 4 वेदा हैं उनसे भी हमारी सोसाइटी पर कुछ इम्पैक्ट पड़ा। आर्य लोगों के बाद मौर्य एम्पायर का डेवलपमेंट होना हो, और वहां पर हमारे देश में 2 रिलीजन का आना हुआ, बौद्ध जैन। बौद्ध जैन रिलीजन ने हमारे कल्चर को और डाइवर्स कर दिया। बौद्ध जैन के आने की वजह से इंडियन सोसाइटी में नॉन वायलेंस को काफी ज्यादा एक्सेप्ट किया जाने लगा, और धीरे धीरे नॉन वायलेंस हमारी सोसाइटी का मेन फीचर बन गया। फिर जैसे ही हम मिडिवल टाइम पीरियड में आते हैं तो उस टाइम कुछ मुस्लिम कल्चर का इंडिया में आना होता है, और मुस्लिम कल्चर जैसे ही आता है तो इंडिया में कुछ नई चीजें भी आती है। उसके साथ हमें कुछ नई लैंग्वेज फारसी, फिर साथ में एक लैंग्वेज जो इंडिया में ही ओरिजिन होता है उर्दू, उसका भी डेवलपमेंट होता है। साथ में ही काफी ज्यादा हेरिटेज, जैसे कुतुब मीनार दिल्ली सल्तनत के टाइम कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। साथ में हमारे देश में टॉम आने लगे, जो मकबरा हम कहते हैं, हुमायूं का मकबरा या टॉम ऑफ हुमायूं, ये सारी चीजें आने लगी। फिर हमारे देश में मीनार आने लगी। तो मुस्लिम कल्चर आते ही और ज्यादा डाइवर्सिफाई हमारी हेरिटेज हो गई। फिर उसके बाद शाहजहां के टाइम ताजमहल, रेड फोर्ट इनका बनना हुआ। फिर उसके बाद जब मॉडर्न टाइम आया तो मॉडर्न टाइम में यूरोपियन का आना हुआ, और यूरोपियन जब आए तो वो अपने साथ कुछ चीजें लेके आए। उनके साथ बहुत सारे मोनूमेंट आए, वेस्टर्न बिल्डिंग इंडिया में बनने लगी। साथ में इन्होंने फोर्सफुल्ली कुछ चीजें पीसफुल्ली इंडिया में इंक्लूड की, और क्रिश्चियन मशीनरी वो इंडिया में आने लगी, और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को इंडिया में बढ़ाया। तो उसके साथ ही इंडिया में चर्च का आना हुआ। चर्च का आना हुआ, उसके साथ साथ बाइबल भी आई, प्रिंटिंग प्रेस भी आई। उससे भी हमारी हेरिटेज थोड़ी सी डाइवर्सिफाई हुई। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री में धीरे धीरे तिलक हो, महात्मा गांधी हो, इन लोगों ने भी कुछ चीजों को ऐड किया, और धीरे धीरे जब नेशनलिज्म की फीलिंग आई तो हमारी हेरिटेज और बढ़ती गई। तो ऐसे धीरे धीरे इंडिया में कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। तो हमारा कल्चर एक तरीके से मिक्स कल्चर है, और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं। एडम स्मिथ का नाम आपने सुना होगा। तो उनसे किसी ने एक बार पूछा था कि इंडिया के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, तो उन्होंने बोला, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो पूरी दुनिया घूम लो, और अगर आपके पास पैसे कम हैं तो पूरी दुनिया को इंडिया में। मतलब इंडिया में ऐसा कल्चर मिलता है जहां आप पूरी दुनिया में ढूंढना चाहते हो, वो सारा कल्चर अकेले इंडिया में मिल जाएगा। तो इंडिया की हेरिटेज इतनी डाइवर्स है कि यहाँ पर आपको सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि इंडिया का कल्चर या हेरिटेज कितनी ज्यादा डाइवर्सिफाई है, कि इसमें अकेले ही बहुत सारे देशों के लोगों का कल्चर मिक्स है। और हमारी सोसाइटी में शुरू से ही बहुत सारे लोग आते रहे, हमने कभी मना नहीं किया, और अलग अलग रिलीजन अलग अलग चीजों को मानते हुए वो आए। अगली बात आती है कल्चर और सिविलाइजेशन में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बस इतना ही है, कल्चर एक बड़ा यूनिट है,
कल्चर बात करता है फिजिकल एंड नॉन फिजिकल। फिजिकल मतलब कोई भी बिल्डिंग, कोई भी आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं। नॉन फिजिकल मतलब लैंग्वेज, ये सारी चीजें। तो कल्चर के अंदर ये दोनों चीजें आती हैं। सिविलाइजेशन के अंदर फिजिकल चीजें ज्यादा आती हैं। ये सिविलाइजेशन होता है। जैसे इंडिया को एक कल्चर के रूप में माना जाता है इंडियन कल्चर, क्योंकि हमारे देश में फिजिकल से ज्यादा नॉन फिजिकल चीजें हैं। जैसे योगा, वेदा, ये सारी चीजें हमारे देश में काफी ज्यादा चलती है। और इसलिए इंडिया में स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है एज कंपेयर टू फिजिकल या मेटेरियलिस्टिक लाइफ को। इंडियन सोसाइटी में मेटेरियलिस्टिक लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। एंशियंट टाइम और मिडिवल टाइम में तो ज्यादा इंपॉर्टेंस था नहीं। मॉडर्न टाइम में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस पड़ा जब हम थोड़ा सा मनी ओरिएंटेड होने लगे। तो धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में भी मेटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए चीजें इंक्रीज हुई, वरना इंडियन सोसाइटी ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी फोकस करती थी। मतलब अपनी बेसिक चीजें जुटाना, लेकिन ज्यादा रिसोर्स को कलेक्ट नहीं करना होता। लेकिन धीरे धीरे हम पर वेस्टर्निज्म का इम्पैक्ट पड़ा और हम थोड़े से मेटेरियलिस्टिक होने लगे। मतलब हम लोग भी कलेक्ट करने लगे कि मेरे पास ये और गाड़ी हो जाए तो कैसा हो जाए। वरना इंडियन सोसाइटी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्पिरिचुअलिटी, मतलब इनटेंजिबल चीजों पर ज्यादा ध्यान देना, अपनी इनर इंजीनियरिंग करना, अपनी बॉडी पर ज्यादा ध्यान देना कि मैं कौन, कहां से आया, कैसे, इन चीजों पर हमारे यहाँ ज्यादा ध्यान दिया। वहीं सिविलाइजेशन फिजिकल चीज पे ज्यादा ध्यान देती है। इसलिए यूएसए को एक सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि यूएसए में ज्यादातर लाइफ डिपेंड है मेटेरियलिस्टिक चीजों पर। तो वहां के लोग बहुत सारी फिजिकल चीजें इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनको बाद में एक चीज समझ आई कि सिर्फ फिजिकल चीजें कलेक्ट करने से आपको खुशी नहीं मिल सकती। यूएसए आज के टाइम रिसोर्स के मामले में वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के 70% जो लोग हैं वो मेडिकल पर डिपेंड है। मतलब यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेडिसिन खाते हैं, उनको डिप्रेशन होता है, किसी को कुछ होता है। तो इनके यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसा नहीं है, इनके यहाँ प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्स होने के बावजूद भी खुश नहीं है। इन लोगों को कुछ भी एंजॉय करना होता है तो इन्हें अल्कोहल चाहिए, इन लोगों को कोई भी गम होता है तब इन्हें अल्कोहल चाहिए। मतलब इनके लाइफ में बिना केमिकल के कुछ नहीं होता। अपने अंदर से ना कोई खुशी आती है, ना कोई बाहर से आती है। इसलिए सोसाइटी सबसे बड़ी सोसाइटी दिखती है और इसका इम्पैक्ट भी पूरी दुनिया पे ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस सोसाइटी में कुछ कमियां हैं। इसलिए इतनी बड़ी सिविलाइजेशन होने के बावजूद भी यूएसए अगर ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स आती है तो उसमें टॉप नहीं करती। उसका रीजन होता है कि लोग खुश नहीं है, रिसोर्स जरूर है। लेकिन वहीं आप इंडिया के विलेज में देखेंगे जहां पर अभी भी स्पिरिचुअलिटी आपको दिखती है। तो अगर इंडिया की हम बात करें तो मान ले सकते हैं कि भाई इंडिया में भी दो पार्ट होते हैं, एक विलेज, एक शहर। विलेज को हम लोग नॉर्मल टाइम में बोलते हैं कि भाई ये भारत है, सिटी को हम बोलते हैं इंडिया है। मतलब वेस्टर्निज्म का इम्पैक्ट पड़ा और वेस्टर्न कंट्रियों ने हमें इंडिया नाम दिया, भारत हमारा पहले से ही था। तो आप देखेंगे आज के टाइम हमारे देश में विलेज के पास रिसोर्स कम है और वहां पर पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। अभी भी हमारे देश की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन विलेज में रहती है और लगभग 32% के आसपास हमारी पॉपुलेशन शहर में रहती है। शहर में रिसोर्स काफी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है। मतलब लोग खुश नहीं है उनके पास रिसोर्स होने के बावजूद।
इन लोगों के पास रिसोर्स कम है, उसके बावजूद भी खुश है। उसका रीजन हर पल को एंजॉय करते हैं। और इन लोगों पर थोड़ा, शहर वालों पर थोड़ा सा वेस्टर्निज्म का इम्पैक्ट पड़ा है, तो ये लोग स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा दूर होने लगे। इस वजह से ये लोग पैसा कमाते हैं, सारी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी खुश कम होते हैं। उसका एक और रीजन, इनके पास इनकी सोसाइटी नहीं है, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन गांव वालों के पास सोसाइटी है। इन लोगों को ये दिक्कत होती है तो चौपाल के पास जाएंगे या कुछ लोगों के साथ मिल जाएंगे, और वहां पर बैठ के इनकी आराम से इनको शांति मिल जाती है। गांव में किसी की मैरिज होती है तो ऐसे लगता है कोई फंक्शन हो रहा हो, और वो ग्रुप में सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सब जिसके यहाँ शादी होती है उसके वहां सामान पहुंचा के आ जाते हैं। शहर में ऐसा नहीं होता है, 1-2 घंटे मुश्किल से होता है, और एक दिन पहले ही सब आते हैं और शादी होके चले जाते हैं। तो इसका मतलब गांव में रिसोर्स कम होने के बावजूद भी खुश ज्यादा है। उसका रीजन इंडियन कल्चर की ताकत। ये लोग स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, फेस्टिवल साथ में मनाते हैं, एक दूसरे के पास जो भी चीजें उनको शेयर करते हैं। शहर में ये सारी चीजें कम दिखती है, थोड़ा सा अकेला रहना पसंद करते हैं, और उसका रीजन है अपनी प्राइवेट फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं। और उस चक्कर में ये लोग थोड़े से सोसाइटी से कट जाते हैं, और ये सारा इम्पैक्ट वेस्टर्निज्म का हमारी सोसाइटी पे दिखता है। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि जो सोसाइटी मेटेरियलिस्टिक लेवल पर प्रोग्रेस कर गई हो वो कल्चर के लेवल पर भी प्रोग्रेस करे। ऐसी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहां पर सारा मेटेरियलिस्टिक लाइफ होने के बावजूद वहां के लोग दुखी हों। जैसे हमने यूएसए देखा, साथ में इंडिया भी देखा, और इवन बहुत सारे लोग तो रिसर्च करने आते हैं इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद ये लोग इतना खुश क्यों रहते हैं। तो उसका रीजन है हमारा कल्चर। हमारे कल्चर ने, स्पिरिचुअलिटी ने हमें ये सारी चीजें दी हैं कि हम लोग फिजिकल चीजों को ना देखकर इमोशनल इंटेलिजेंस, साथ में नॉन फिजिकल चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं, अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए ये सारी चीजें हमारी होती हैं। तो स्पिरिचुअलिटी या कल्चर आपकी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने में एक बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन सिविलाइजेशन या फिजिकल चीजें आपकी मेंटल हेल्थ को ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं देती। वो बाहर से दुनिया को दिखाने के लिए या शो ऑफ करने के लिए चीजें हैं, लेकिन आपके अंदर आप खुश रहोगे या दुखी, ये सारी डिपेंड करते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो एक दुनिया वो होती है जो हम बाहर के सामने होते हैं, एक दुनिया वो होती है जो हमारे अंदर चलती है, इनर वाले पार्ट में होती है। तो इस चीज से डिपेंड होता है, और आपका कल्चर डिसाइड करता है कि आपकी इनर इंजीनियरिंग कैसे हुई है। वो आपको कुछ गोल दिखाता है कि आप लोगों के गोल ये सारे हैं, और उस गोल के बेस पे ही हमारी लाइफ चलती है। तो यूएसए वाली सिविलाइजेशन में गोल यही होता है, पैसा, मनी ओरिएंटेड। इंडियन सिविलाइजेशन में गोल होता है कि हाँ पैसा जरूरी है, पैसा जरूरी है, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल जरूरी है उतना, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस पैसे को नहीं देना। ये भी साथ में इंडियन कल्चर सिखाता है कि आप सिर्फ पैसे के बल पर अपने आप को खुश नहीं रख सकते, उससे आगे आपको जाने की जरूरत है। तो पैसा उतना कमाओ कि गाड़ी आपकी चल सके, ऐसा भी ना हो कि आपके पास वो ना हो, वरना आपको दिक्कत होने वाली है। लेकिन पैसा इतना ज्यादा भी मत कमाओ कि आप ही ना बचो। तो ये सब चीजों का मिक्स हमारी सोसाइटी में मिलता है, और इसी बात को स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि इंडियन कल्चर में जो ताकत है उसे वेस्ट को लेना चाहिए, और जो वेस्ट की ताकत है वो इंडियन कल्चर को लेना चाहिए। इंडियन कल्चर की ताकत है उसकी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। वेस्टर्न कल्चर की ताकत है उसकी साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आज की डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये दोनों मिल जाएं तो पूरी ह्यूमैनिटी को फायदा हो जाता है कि स्पिरिचुअलिटी भी हो, साथ में साइंस भी हो। तो इंडिया को वेस्टर्न कंट्रियों से साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए, और इनको स्पिरिचुअलिटी देनी चाहिए, और इससे हम पूरी दुनिया को एक तरीके से हेवन बना सकते हैं, स्वर्ग बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें स्वामी विवेकानंद जी ने, जब वो
इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने अपनी बातें रखी, शिकागो कॉन्फ्रेंस। उस टाइम इन्होंने ये बातें की 1893 में कि भाई ऐसे अगर चीजें चलें तो सबको फायदा हो। अब बात आती है इंडियन हेरिटेज में क्या क्या चीजें हैं जिनके थ्रू हम इंडियन कल्चर को जानते हैं। तो सबसे पहली चीज, हेरिटेज क्या होता है, व्हाट। तो हेरिटेज का सिंपल मतलब ये होता है जो चीजें हमें अपने पूर्वजों से मिली हैं, जो हमारे एंसेस्टर थे, एंसेस्टर से जो हमें चीजें मिली हैं वो हमारी हेरिटेज। इस हेरिटेज में भी दो चीजें होंगी, एक मेटेरियलिस्टिक वाली, एक दूसरी नॉन मेटेरियलिस्टिक लाइक वाली। तो एंसेस्टर से चाहे हमें एंशियंट टाइप पीरियड में जैसे पिलर्स मिले अशोका के, ये हमारा एंसेस्टर द्वारा दिया गया हेरिटेज। साथ में दिल्ली सल्तनत के टाइम कुतुब मीनार, ये भी हमारा हेरिटेज है। साथ में ताजमहल, ये सब हमारे हेरिटेज का पार्ट है। साथ में हमें बहुत सारी लैंग्वेज मिली, चाहे संस्कृत हो या हिंदी या उर्दू, ये सब भी हमारी हेरिटेज का पार्ट है। अगले बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ हेरिटेज। हेरिटेज को हम किस किस बेस पर डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको कुछ पार्टों में डिवाइड किया जा सकता है। एक है नेचुरल हेरिटेज, जो हमें एंसेस्टर से मिली। दूसरा है कल्चरल हेरिटेज, ये भी हमें अपने पूर्वजों से मिली। नेचुरल हेरिटेज में हमारे पास लैंड है, जो हमें विरासत में हमारे एंसेस्टर देके गए हैं। साथ में माउंटेन, रिवर, इसके अलावा फॉरेस्ट, ये सब हमारी नेचुरल हेरिटेज है जो हमें विरासत में मिला है। इसके अलावा कल्चरल हेरिटेज जो उन्होंने डेवलप की, इसमें दो चीजें, एक जिनको हम टच कर सकते हैं मतलब टेंजिबल हेरिटेज, और दूसरा नॉन टेंजिबल। टेंजिबल हेरिटेज में हमारे पास कुछ फेमस मोनूमेंट है, जैसे टेम्पल, ये हमारे पास है। साथ में स्तूपा, जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए होते हैं। साथ में मस्जिद, जो मुस्लिम रिलीजन से जुड़ी हुई है। इसके साथ चैत्य, ये बौद्ध और जैन, और साथ में गुरुद्वारा, गोल्डन टेम्पल, ये रिलीजियस लेवल पर हमारी हेरिटेज। साथ में कुछ हेरिटेज ऐसी है जो नॉन रिलीजियस हैं, जैसे हमें बहुत सारी चीजें मिली, फोर्ट, बहुत सारे राजा महाराजा फोर्ट बनवाते थे, किले, वो भी हमें मिले। पैलेस, उनके जो महल थे वो भी हमारी हेरिटेज है। साथ में बहुत सारी इंस्क्रिप्शन, उन्होंने पिलर बनवाए, उन पर कुछ चीजें लिखवाई, वो सभी हमारी हेरिटेज में। अगली आती है नॉन टेंजिबल,
हेरिटेज जिसमें हमें अपने पूर्वजों से लैंग्वेज मिली, लैंग्वेज या आप कह सकते हो लिटरेचर, कालिदास जैसे कवि जो लिटरेचर या लैंग्वेज के थ्रू हमें बहुत सारी चीजें बताना चाहते हैं। साथ में हमारा डांस, इंडियन हेरिटेज का एक इंपॉर्टेंट पिलर डांस। डांस को आप टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हो। साथ में हमारे फेस्टिवल, अलग अलग तरह के फेस्टिवल इंडिया में मनाए जाते हैं, होली, दिवाली, ये सारी। साथ में हमारी पेंटिंग, अलग अलग टाइप की पेंटिंग इंडिया में मिलती हैं, जिसमें किंग से लेकर नेचुरल पेंटिंग भी बनाई गई है। और अगली बात है प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज। हेरिटेज इंडिया के पास काफी ज्यादा है, लेकिन इस हेरिटेज को बचाए कैसे रखा जाए, कि जितना ज्यादा आपके पास हेरिटेज है उतना ही जरूरी है उसको बचाए रखना। तो सबसे पहली बात, रीजन क्यों इसको बचाए रखना जरूरी है, तो अपने आने वाली जनरेशन को दिखाने के लिए हेरिटेज को बचाना जरूरी है। क्योंकि अगर किसी सोसाइटी की जनरेशन के पास यही नहीं पता हो कि उसका ओरिजिन कहां से हुआ है, तो उसे दिक्कत होने वाली। तो इसलिए सोसाइटी में हमारी आने वाली जनरेशन को पता तो हो कि हमारा ओरिजिन कहां से हुआ है, इसलिए इसको बचाना जरूरी है। फिर इसके लिए कुछ सॉल्यूशन, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, कैसे उनको मेंटेन कर सकते हैं। तो एक चीज तो है लोगों को अवेयर करें, दूसरी चीज है उसके पीछे प्रोटेक्शन, और सबसे लास्ट बात रोल ऑफ पब्लिक। पब्लिक का रोल क्या है हेरिटेज को बचाने। इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे कि कैसे हेरिटेज चली, और धीरे धीरे हेरिटेज को बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। इंडिया के बारे में बोला भी जाता है इनक्रेडिबल इंडिया, एक कैंपेन हमारी गवर्नमेंट चलाती है इनक्रेडिबल इंडिया। और हेरिटेज से हमें बहुत सारी चीजें भी मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। तो हमने सबसे पहले तो जाना व्हाट हेरिटेज है क्या। तो इसका सिंपल सा मतलब, ऐसी कोई भी चीज जो हमें अपने एंसेस्टर से मिली है, और एंसेस्टर के द्वारा हमें लैंड, अपना नेचर, और वहीं कम्युनिटी की आइडेंटिटी। जैसे आप कहीं बाहर जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी हेरिटेज, कि आप कहां से हो, तो हम बोलेंगे इंडियन। जैसे ही इंडियन आप बोलोगे तो उसके मन में कुछ चीजें आएंगी, बहुत सारे कलर, दिया जलाते हैं दिवाली, साथ में आएगा भरतनाट्यम डांस, साथ में कुछ फूड, इडली सांभर, लिट्टी चोखा, ये सब भी उसके मन में आ सकता है अगर उसने कभी फील किया हो। तो ये आपकी एक आइडेंटिटी है। तो जो इस कल्चर में हुआ है उसी कल्चर की वजह से आपकी पहचान बनती है, चाहे वो दुनिया में हो या आपके आसपास हो। तो वो आपकी एक आइडेंटिटी है, और जिस सोसाइटी के पास आइडेंटिटी नहीं होती उस सोसाइटी में क्राइसिस होता है। तो हम लोग जानते हैं कि भाई हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से डेवलप हुए और धीरे धीरे यहां तक पहुंचे, ये सारी चीजें हम लोगों को पता है। और अगर ये नहीं पता होती तो हम लोग कहीं ना कहीं गुमसुम रहते कि भाई हमारा तो कोई कल्चर ही नहीं है, हमारी तो कोई हेरिटेज ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारे उसमें रहती, और इन सब चीजों को बहुत सारी बुक जैसे पंचतंत्र की जो स्टोरी है उसमें भी बताया गया है।
छोटी छोटी स्टोरियों के थ्रू, जैसे हम लोगों ने सुना है कि एक बार एक फादर था, उसके 4 बच्चे थे। तो उसने सबसे पहले सबको अलग अलग लकड़ी दी, तो उन्होंने तुरंत तोड़ दी। फिर फादर ने की क्या, चारों लकड़ियों को एक साथ लाया और फिर बच्चों को बोला अब इसे तोड़ के दिखाओ। फिर उसमें नीचे लिखा होता है कि यूनिटी में पावर होती है, अगर हम लोग साथ में आए तो कोई भी हम लोगों को दिक्कत नहीं पहुंचा सकता। तो ये सारी बातें हमारे सामने इस स्टोरी के थ्रू रखी गई, पंचतंत्र की कहानियों के थ्रू। तो इंडिया में ऐसे कल्चर की आइडेंटिटी का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, पहली बात तो ये कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाई कल्चर को बनाए रखना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ में आने वाली जनरेशन को इसे दिखाना कि ये हमारी आइडेंटिटी है, वो भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अपनी जनरेशन को पता तो हो ना कि हमारे पास है क्या, कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे पास है उसको हम भूल जाएं और फिर बाद में कोई और सिखाने आए कि भैया देखो हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे चीजें करने से आपकी हेल्थ ठीक होती है। तो ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए भी हमें उन सबको सिखाना पड़ता है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, प्रोटेक्शन, हेरिटेज का प्रोटेक्शन कैसे करें। हमारे सामने चैलेंजेस बहुत सारे हैं। सबसे पहली बात, हमारा जो कल्चर है वो डाइवर्सिफाई है, काफी ज्यादा डाइवर्स। जब कोई चीज डाइवर्सिफाई होती है तो उसको प्रोटेक्ट करना और ज्यादा मुश्किल होता है। साथ में धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स का डिग्रेडेशन हो रहा है, जिसमें लैंड है, रिवर है। तो इसको कैसे हम लोग बचाएंगे। फॉरेस्ट है। एक प्रॉब्लम ये सामने आती है। दूसरी प्रॉब्लम, आज की दुनिया ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है और ग्लोबलाइजेशन की वजह से सब लोग कनेक्ट हो गए हैं, एक ग्लोबल विलेज का डेवलपमेंट हो गया है और सब लोग अलग अलग कल्चर को जान रहे हैं। और इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से बड़ी तेजी के साथ चेंज हो रहे हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारे यूथ अपने कल्चर के बारे में नहीं जानते, वेस्टर्निज्म का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे फूड के लेवल पे अगर हम बात की जाए तो बहुत सारे हमारे यूथ अपने फूड को ना खा के बाहर वाला फूड खाते हैं, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया। तो इससे कई बार डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे कल्चर का जो फूड है वो गायब ही हो जाए। ये एक चैलेंज होता है कि ग्लोबलाइजेशन से कैसे हम लोग एक तरीके से आगे बढ़ेंगे। साथ में टूरिज्म इंडस्ट्री, जो वैसे फायदे की चीज है कि भाई टूरिज्म बढ़ना चाहिए, जब हमारे पास हेरिटेज है तो हम लोग कुछ को दिखाना चाहिए। लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री की वजह से कई बार ये जो टूरिस्ट होते हैं ये पॉल्यूशन भी फैलाते हैं। जैसे हिमालय में गए तो अपना चिप्स का पैकेट वहीं छोड़ के आ गए, किसी मॉन्यूमेंट को देखने गए, किसी हेरिटेज को, और उस हेरिटेज पे अपना नाम लिख के आ गए। तो उससे कहीं ना कहीं हेरिटेज का डिग्रेडेशन होता है, या उस हेरिटेज का कोई पत्थर या कोई और चीज तोड़ के ले आए। तो टूरिज्म से कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान भी होता है, और कैसे हम लोग इसको बचा सकें। साथ में एनवायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको लेके लोगों के अंदर अवेयरनेस कम होना। आसपास
जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जैसे दिल्ली के आसपास ही बात करें, दिल्ली एनसीआर में एयर की जो क्वालिटी है वो ज्यादातर टाइम बहुत खराब होती है, कभी कभी मॉडरेट और गुड लेवल पे आती है, लेकिन बहुत कम लोग इस चीज से अवेयर है, उन्हें नॉर्मल लाइफ का हिस्सा लगता है। तो एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन से भी हमारी हेरिटेज पर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अगर बात करें ताजमहल, तो ताजमहल का कलर वैसे व्हाइट है, लेकिन धीरे धीरे ताजमहल येलो होता जा रहा है। येलो होने का रीजन एनवायरनमेंट में चेंज होना और बहुत सारी ऐसी गैसें जो पॉल्यूशन फैलाती हैं, वो ताजमहल का जो संगमरमर है उसके ऊपर लग जाते हैं, इसलिए उसका कलर चेंज हो रहा है। तो कैसे हम अपनी हेरिटेज को बचाएं? साथ में न्यू जनरेशन का हेरिटेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देना, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। मतलब वो अपनी हेरिटेज को इतना वैल्यू वाला नहीं समझते, उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है। तो अगर न्यू जनरेशन थोड़ा सा हेरिटेज के बारे में नहीं समझेगी तो उससे भी प्रॉब्लम होगी। तो कैसे वो हेरिटेज को लेके चलेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, ये भी एक बड़ा चैलेंजेस है कि कैसे हम आगे जाएं। अगली बात, स्टेप क्या हम ले सकते हैं कि ये सारी चीजें कैसे आगे बढ़े। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी हेरिटेज का इंपॉर्टेंस क्या है, ये बातें बताई जाए कि हमारे देश के लिए हेरिटेज का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर यूथ में ये सारी बातें या अपनी जनरेशन में रख दी जाए तो कहीं ना कहीं हमें ऑटोमेटिक उसको सेव करने वाले लोग मिल जाए। तो सबसे पहली बात, हेरिटेज हमारी नेशनल आइडेंटिटी है। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपकी हेरिटेज से आपकी आइडेंटिटी बनती है, और जब आपके पास आइडेंटिटी होती है तो आपको प्राउड फील होता है। जैसे चंद्रयान 3 मून पे गया, चंद्रयान 3 मून पे जाना हमारी हेरिटेज हो गई। तो इससे जो भी इंडियन होगा उसको प्राउड फील होगा, बहुत सारे लोग तो बाहर भी रहते होंगे उनको कॉन्ग्रेचुलेशन भी देंगे। तो ये एक तरीके से अपनी आइडेंटिटी को बनाता है। साथ में अगर हम अपनी हेरिटेज को बचाए रखते हैं तभी हमारे फेस्टिवल, साथ में डांस, फूड, ये सारी चीजें भी बची रही। तो हमारी सोसाइटी में जो डाइवर्सिफाइड चीजें हैं, फेस्टिवल, डांस, फूड, जिनसे हम इंजॉय करते हैं, वो सारी चीजें भी तभी बची रह सकती हैं जब हम अपने कल्चर को बनाएं। साथ में हेरिटेज से टूरिज्म इंडस्ट्री के द्वारा हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, काफी ज्यादा इनकम बहुत सारे लोगों को मिलती है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है, बहुत सारे लोगों को एंटरटेनमेंट मिलता है इस हेरिटेज के थ्रू ही। तो ये सारी चीजों के लिए भी जरूरी है कि हम लोग ये करें। और साथ में बहुत सारे फॉरेन लोग इंडिया आते हैं और हमें फॉरेन करेंसी करेंसी जैसे डॉलर, ये भी मिलता है। और जब डॉलर मिलता है तो इस डॉलर का यूज हम अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हेरिटेज से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट, साथ में सोशल बेनिफिट, और साथ में पॉलिटिकल नेशनल प्राइड, इसका भी मौका मिलता है। और इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि भाई इंडिया भी एंशियंट टाइम में एक बड़ी पावर था। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप भी उठाए, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं किया। तो हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप लिए हैं कैसे हम लोग अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट स्टेप, प्रोटेक्शन
स्टेप। सबसे पहले हमारे देश में नेचुरल हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट आया। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 इंदिरा गांधी जी के टाइम में ये आया। इसके थ्रू ही हमारे देश में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनका डेवलपमेंट होता है। अगर कोई ह्यूमन बीइंग नेशनल पार्क के अंदर या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो एनिमल रह रहे हैं या प्लांट हैं, उनको कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसके ऊपर केस होता है। तो ये हमने नेचुरल हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए बनाया है। इसी के थ्रू बर्ड सेंचुरी, इनको भी बनाया गया है। साथ में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी, ड्यूटीज जो शुरुआत में बेशक नहीं थी लेकिन पहले भी बोली जाती थी, जो 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू इंक्लूड की गई, उन फंडामेंटल ड्यूटीज में भी अपने कल्चर को, अपनी हेरिटेज को बचाए रखने का हर सिटीजन को बोला गया है। तो हर सिटीजन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी हेरिटेज को बचाए, जो अभी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A इसमें दी गई है। तो ये हम सब की एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी है कि हम अपने आसपास बहुत सारी बिल्डिंग, साथ में नेचुरल हेरिटेज को सेव करें। फिर उसके बाद एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज कंजर्वेशन, ये एक्ट भी है जो 1958 में आया। ये एक्ट बोलता है जो भी हमारी हेरिटेज है, उन हेरिटेज को प्रोटेक्ट रखना है और आने वाली जनरेशन को उन्हें देना भी है। और साथ में अगर हमारे घर के आसपास या हमारी लैंड पर कोई भी ऐसी हेरिटेज की चीज मिलती है तो हमें तुरंत अपने लोकल ऑफिसरों को बताना है। ये नहीं कोई कोई पुरानी पेंटिंग आपको मिली, कोई पुरानी मूर्ति मिली और आप उसे छिपा के रख लो, नहीं, आपको बता देना है क्योंकि वो हमारी हेरिटेज का पार्ट है। साथ में अगर कोई नुकसान पहुंचाता है हेरिटेज को तो उसके ऊपर केस होता है। जैसे एक बार श्री श्री रविशंकर एक आचार्य हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने यमुना रिवर के ऊपर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, वर्ल्ड हेरिटेज इवेंट, और उसकी परमिशन इन्होंने पता नहीं कहां से ली, लेकिन उसके बाद इन पे केस चला और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर पैसे का चार्जेस लगाया। बोला आप लोग पैसे दोगे, लगभग 2 करोड़ रुपए इनसे वसूले गए। तो अगर कोई हेरिटेज को नुकसान पहुंचाता है तो उस पर चार्जेस लगता है, केस लगते हैं। किसी को भी हेरिटेज को नुकसान पहुंचाने का राइट नहीं है, तो वो कोई भी चीजें नहीं कर सकता। अगली बात आती है कि भाई पब्लिक का रोल क्या है। तो पब्लिक का रोल ये है, सबसे पहली बात, अगर कोई हेरिटेज को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको टोकना। मान लीजिए आप कहीं टूरिज्म पे जा रहे हैं घूमने के लिए, आप लोग अपने सामने देख रहे हैं कि कोई माउंटेन वाले एरिया में गया, हिमालय में,
और जानबूझ के वहां पर अपने चिप्स के पैकेट या बोतल जो प्लास्टिक की थी उसको फेंक के आ रहे हैं। तो ऐसी चीजों में हम लोग अवेयरनेस फैला सकते हैं कि भैया ऐसे मत करो, कि इससे हमारी हेरिटेज को नुकसान होता है। दूसरा, हम लोग जब भी जाएं तो खुद भी इस क्लीननेस का ध्यान रखें कि आपकी हेरिटेज के पास कोई भी चीज डिस्टर्ब ना हो। साथ में जब भी हेरिटेज पे घूमने जाओ तो फोटो पिक्चर खींचो, लेकिन उसके साथ साथ अपना नेम ये लिखने की जरूरत नहीं। चाहे प्लांट हो, चाहे कोई बिल्डिंग हो, उस पर नेम वगैरह नहीं, या वहां से कोई स्टोन या कोई भी चीज चुरा के लाने की जरूरत नहीं। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। साथ में जब भी आपके आसपास कोई ऐसी हेरिटेज मिलती है तो उस हेरिटेज का प्रोटेक्शन करना है, और किसी को उस हेरिटेज को चुराने के लिए नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग मंदिरों से बहुत सारी मूर्तियां चुरा लेते हैं जो पुराने टाइम की। तो आपके आसपास अगर ऐसा कोई टेम्पल है तो उसे वो सारी चीजें करने से रोकना है। तो हम लोग एज अ चौकीदार काम कर सकते हैं और उसमें सारे कर सकते हैं। तो ये हमने आज की क्लास में आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा। कल हम धीरे धीरे जो हमारी हेरिटेज है, स्तूपा, टेम्पल, उन सब की हिस्ट्री जानेंगे और कुछ फेमस इन प्लेसों के बारे में जानेंगे जहां जहां पर ये सारी चीजें हैं। तो ये आज की क्लास थी। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।